तो बच्चों फिर से एक नया सा क्लास में नई एनर्जी के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और भैया आज है डे 25 और क्लास 4। और थोड़ा सा आज लाइन का इशू हो रहा है भाई, कट रहा दे रहा कट रहा दे रहा है। देखो भगवान भरोसे लाइन वाइन ठीक रहे तो भाई आपका क्लास होगा, अन्यथा क्लास को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब लाइन रहेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं भाई कि कल मैंने टॉपिक पढ़ाया था बाकी सारी चीज़, और कल छूट गया था कि किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों यानी किन किन बातों पर निर्भर करता है। आज 4 क्लास में डिस्कस करने वाले, इसके बाद 5 और 6 तक चलेगा आपका ये चैप्टर, उसके बाद समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। समाप्त कर दिया जाएगा मतलब ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भाई इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं फिर इसको डिस्कस करता हूँ। चलिए, उम्मीद होगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और अब देखते हैं, क्या देखते हैं, देखते ये हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, इतना मैंने किया था कि लाइन कट गया था। किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों यानी कौन सा बात है, तो जो दिया हुआ है वो बातों पर निर्भर करता है। पहला आता है तार की लंबाई पर, यानी चालक तार है और उस प्रतिरोध डिपेंड करेगा। पहला आता है तार की लंबाई। अगर तार लंबा हो तो क्या होगा, किसी तार का प्रतिरोध आर, किसी तार का प्रतिरोध आर यानी उसकी लंबाई एल के समानुपाती होता है, अर्थात आर प्रोपोर्शनल एल। आर प्रोपोर्शनल एल का समानुपाती का मतलब हुआ भैया कि किसी तार का प्रतिरोध आर जो है उसकी लंबाई एल के समानुपाती होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप तार की लंबाई बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोधक भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तार जितना ही लंबा होगा आपका प्रतिरोध उतना ही उसमें ऐसे होगा, उत्पन्न होगा, उतना ही प्रतिरोध निकलेगा, आएगा। मतलब तार जितना लंबा करोगे, तार बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, समझ में। तार घटाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। समानुपाती का मतलब यही हुआ, आर बराबर एल। आर बराबर एल का मतलब एल बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो एल बढ़ेगा, समझ में आ रहा है ना। अगर मान ली किसी तार में प्रतिरोध बढ़ रहा है तो उसका एक कारण है कि लंबाई भी बढ़ा रहे हो, इसलिए प्रतिरोध बढ़ रहा है। और लंबाई बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। समानुपाती का मतलब, ये प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि आर प्रोपोर्शनल एल, यानी आर बराबर एल। यानी अगर एल क्या है, लंबाई, किसकी, तार की लंबाई। तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये हुआ, तार की लंबाई पर डिपेंड करता है कि प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा। तार की लंबाई जितना ही लेके जाओगे, जितना ही लेके जाओगे, जितना ही लेके जाओगे, प्रतिरोध उतना उसमें क्या होगा, बढ़ेगा। किसी तार का प्रतिरोध आर उसकी लंबाई एल के समानुपाती होता है, अर्थात आर प्रोपोर्शनल एल। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ गया। ये क्या कहना चाहता है कि तार जितना ही लंबा होगा आपका प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा, यानी तार जितना ही बड़ा प्रतिरोध उतना ही बड़ा, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद दूसरा चलते ही तो है तार की मोटाई। अब देखो, तार की लंबाई पे पहला हो गया, तार की मोटाई पे भी डिपेंड करता है। अब देखना क्या होगा, किसी तार का प्रतिरोध आर है, किसी तार का प्रतिरोध कितना है, आर है। उसके अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आर प्रोपोर्शनल 1/ए। ए क्या है, आपका क्षेत्रफल, समझ में आ रहा है ना। ए क्या है, आपका क्षेत्रफल है, आर क्या है, प्रतिरोध। तब बोल रहा है कि तार की मोटाई किसी तार का प्रतिरोध आर है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समझ में आ रहा है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब हुआ कि तार की मोटाई बढ़ाओगे तो आपका प्रतिरोध घटेगा। तार की मोटाई यानी तार पतला करोगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, समझ में आ रहा है ना। क्या बोल रहे, प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्या वन बाय अस्सी, व्युत्क्रमानुपाती, समझ में आ रहा है ना। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यही था ना। 1 मिनट मैं देखता हूँ। हाँ, ठीक है। अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा। क्या हुआ, उल्टा। यानी तार की मोटाई, जैसे लंबाई में क्या था कि लंबाई बढ़ा रहे थे तो आपका प्रतिरोध भी बढ़ रहा था, ये समानुपाती था। समानुपाती का मतलब बराबर, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। आप तार की मोटाई बढ़ा रहे हो तो आपका क्या होगा, अगर समानुपाती होता तो तार की मोटाई बढ़ाते तो आपका प्रतिरोध भी बढ़ता।
लेकिन यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा है। तार की मोटाई बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध घटेगा। जितना ही मोटा होगा आपका तार, समझ में आ रहा है? जितना ही मोटा होगा तार उतना ही प्रतिरोध घटेगा, और तार जितना ही पतला होगा प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा। यही है आपका तार की मोटाई। समझ में आ रहा है? तार की मोटाई, तार की लंबाई अगर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और तार की मोटाई बढ़ाओगे तो आपका प्रतिरोध घटेगा। तार पतला करोगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शन, हो गया आपका व्युत्क्रमानुपाती हो गया। उसके बाद तीसरा में चलते हैं, तो है चालक के पदार्थ पर। चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है कि प्रतिरोध कितना होगा, कितना कम होगा या बेसी होगा, यानी चालक के पदार्थ पर। चालक के पदार्थ क्या है तो देखिएगा, यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई और समान मोटाई के हो तो भी उसका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा। समझ में आ रहा ना? सोचिए कि एक तार है कॉपर, ठीक है, एक तार है एल्युमिनियम। समझ में आ रहा ना? एक तार है क्या है कॉपर तांबा का, और एक तार है एल्युमिनियम का, और दोनों तार की लंबाई सेम है, दोनों तार की मोटाई सेम है, तो क्या उसमें प्रतिरोध सेम होगा? नहीं। क्या बोल रहा है? चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है कि उसमें कितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा। बोल रहा है कि यदि विभिन्न पदार्थ, विभिन्न का मतलब अलग अलग पदार्थ, एक था तांबा एक था एल्युमिनियम, यदि विभिन्न पदार्थ के तार समान लंबाई के हो, लंबाई मतलब समान लंबाई हो और समान मोटाई भी हो, तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग हो गए। यानी समझो कि अगर कोई है एल्युमिनियम का तार, कोई है तांबा का तार, आप दोनों लंबाई सेम ले लिए, दोनों का मोटाई भी सेम ले लिए, ठीक है, उसका मोटाई mm में नापा जाता है, तार का mm में नापा जाता है, लंबाई मीटर में नापा जाता है। भैया दोनों सेम ले लो, दोनों सेम mm का तार ले लो, दोनों सेम ऐसे मीटर का तार ले लो, क्या प्रतिरोध दोनों में सेम होगा? नहीं। उसके पदार्थ पर निर्भर करता है, उसके प्राकृतिक पदार्थ पर निर्भर करता है कि वो उसमें कितना गुण है, कितना लक्षण है कि वो प्रतिरोध निकाल सकता है, प्रतिरोध ऐसे कर सकता है। समझ में बात आई? तो ये हुआ चालक के पदार्थ पर, ठीक है। पहला था तार की लंबाई पर निर्भर करेगा कि प्रतिरोध कितना होगा, तार की मोटाई पर निर्भर करेगा कि प्रतिरोध कितना होगा, प्लस में तार के पदार्थ पर। चौथा में आता है चालक के ताप पर। चालक के ताप, चौथा में क्या आता है? चालक के ताप पर। ताप का मतलब हीट। समझ में रहा ना? ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। समझ में रहा ना? यानी कोई जैसे एल्युमिनियम है या फिर तांबा है, अगर वो ज़्यादा हीट हो रहा है, अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो ज़्यादा हीट हो रहा है, तो जिसमें ज़्यादा हीट होगा, जिसमें ज़्यादा ताप निकलेगा, उसमें और प्रतिरोध होगा। समझ में रहा ना? उसमें और प्रतिरोध आएगा। समझ में आ रही बात? समझ में आई बात? क्या नहीं आई? यानी कोई चालक के ताप का मतलब कोई चालक पदार्थ है, जैसे हो गया, आप ले लो तार, ले लो, क्या ले लो? तार, एल्युमिनियम का तार ले लो या फिर कॉपर का तार, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर एल्युमिनियम या फिर कॉपर ज़्यादा हीट कर रहा है, किसी में से एक ज़्यादा हीट कर रहा है, ज़्यादा मतलब उसमें आपका ये निकल रहा है, ताप निकल रहा है, तो जिसमें ज़्यादा हीट होगा, जिसमें ताप निकलेगा, उसमें और प्रतिरोध होगा। समझ में रहा ना? और ऐसे धारा को रोकेगा। समझ में रहा ना क्या बोल रहे हैं? जिसमें गर्मी आ जाएगी, जिसमें मतलब गर्म हो जाएगा तार, समझ में, गर्म हो जाएगा तार, तो वो क्या होगा? और ऐसे धारा को रोकेगी। समझ में आ रही है ना? तो एक तो गर्म है तार, ऊपर से और धारा को रोक रही, तो और गर्म हो रही है। समझ में बात आ रही है ना? तो ये चीज़, तो किसी चालक के तार का प्रतिरोध किन पे निर्भर करता है? तो चार चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला तार की लंबाई, जो कि मैंने बता दिया, तार का लंबाई बढ़ाओगे तो आपका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगा। समझ में? बराबर है, अगर इसका जितना लंबाई बढ़ा रहे उतना प्रतिरोध बढ़ेगा। तार की मोटाई पे इन्वर्सली प्रोपोर्शन मतलब व्युत्क्रमानुपाती हुआ, ये हुआ प्रोपोर्शन मतलब ये हो गया आर प्रोपोर्शन एल, यानी एल अगर आप बढ़ा रहे हो तो आर भी बढ़ेगा। और तार की मोटाई पर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन, इन्वर्सली का मतलब उल्टा, ठीक है, समझ रहा ना? यानी आर अगर बढ़ रहा है तो समझो, अगर आर बढ़ रहा है, बात समझ, अगर आर बढ़ रहा है तो तार की मोटाई घट रहा है। समझ में रहा ना? 1/, क्षेत्रफल, ये क्या है? ये क्या है? क्षेत्रफल, उसकी मोटाई। समझ में रहा ना? 1/, मतलब घट रहा है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा है? आर बढ़ रहा है, आर में प्रतिरोध बढ़ रहा है तो उसकी मोटाई घट रही है, यानी पतला हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है? 1/A का मतलब पतला हो रहा है, इन्वर्सली का मतलब उल्टा हो रहा है। समझ में आ रहा है?
ये चीज़ अगर यहाँ पे कर देंगे ए, क्या करेंगे ए, तो क्या हो जाएगा ए प्रोपोर्शनल 1/r इनवर्सली, मतलब ये हो गया। अगर ए क्या है, क्षेत्रफल है, तार जितना ही मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है ना, ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, उल्टा, यानी व्युत्क्रमानुपाती। उसको समानुपाती को क्या बोलते हैं, सिर्फ क्या बोलेंगे, प्रपोर्शन, मतलब समानुपाती। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया तार की मोटाई पे। तीसरा है चालक के पदार्थ, यानी हर चालक पदार्थ का अपना अपना गुण होता है कि वो कितना विरोध करता है। समझ में आ रहा है ना, अपना अपना मतलब लक्षण होता है, मतलब जन्म जाते से होता है लक्षण, मतलब कि अपना अपना अंदर उसमें क्या बोलते हैं, मतलब कैसे क्या बोल सकते हैं, मतलब उसका परंपरागत मतलब गुण होता है कि वो कितना उसमें विरोध करती है। तो तार के पदार्थ पर यदि किसी भिन्न भिन्न पदार्थ के तार समान लंबाई और समान मोटाई के हो तो भी उनका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा, यानी अलग अलग प्रतिरोध होगा। उसके तार के ताप पर, तार यानी चालक के ताप पर, यानी ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो ये सब आपका ये था पॉइंट था, इसमें प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा इस तरीके से। उसके बाद पढ़ेंगे प्रतिरोधकता क्या है। प्रतिरोधकता, हमने प्रतिरोध पढ़ा था, प्रतिरोधक पढ़ा था, अब पढ़ेंगे प्रतिरोधकता। देखो प्रतिरोधकता क्या है तो समझना, प्रतिरोधकता क्या है इसको समझना। ये क्या होता है कि प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है, ये भी क्या है, एक गुण ही है। समझ में आ रहा है ना, ये भी क्या है, प्रतिरोधकता किससे बना है, प्रतिरोधक प्लस धकता से, यानी प्रतिरोधक मिला है, प्रतिरोधक से ही ना प्रतिरोधकता बना है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है, क्या गुण है, जो यह बताता है कि वह पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का कितना विरोध करता है। समझ में आ रहा है ना, प्रतिरोधक क्या था, प्रतिरोधक विरोध कर रहा था। समझ में, प्रतिरोधक क्या करता, विरोध कर रहा था, लेकिन प्रतिरोधकता क्या करता, बताता कि कितना विरोध हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझे, आप नहीं समझे। जैसे मैं बोला कि प्रतिरोधक क्या था, प्रतिरोधक भी एक गुण था कि जो कर रहा था, और ये बता रहा है कि कितना कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, जैसे एक दोस्त है भाई, वो गलती कर रहा है और एक दोस्त उसके पास है, तो वो भी दोनों दोस्त है, वो दोस्त बताएगा कि तुमने कितना गलती किया, मतलब क्या क्या किया, वो घर जाके आपको बताएगा। समझ में आ रही है ना, ये दो दोस्त है भाई, समझ लो, दोनों एक ही लक्षण का है। समझ में, दोनों एक ही लक्षण का मतलब दोनों बदमाशे हैं, और एक दोस्त बदमाशी कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, तो वो बैठ के देख रहा है बेचारा क्या क्या कर रहा है। तब उससे पूछा जाएगा कि बदमाशी किया था, कौन कौन पहले मारा था, तो सब बतिया कह देगा कि हाँ इसने शुरू किया था, मारा था, ऐसे ऐसे। समझ में आ रही है बात। तो ये हुआ कि प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध गुण है जो रोकता है, अब प्रतिरोधकता बताता है कि कितना रोक रहा है। समझ में आ रहा है ना बात। तो यही था कि प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह बताता है कि वह पदार्थ मतलब जो आपका विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, वह पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का कितना विरोध करता है, कितना विरोध करता है, कितना रोकता है, ये कौन बताता है। जैसे आप समझो, ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा, किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें किसी ऐसे पूछेगा कि वह मतलब कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, ये कौन बताता है, तो कौन बताता है, प्रतिरोधकता। समझ में आ रहा है, तो प्रतिरोधकता क्या करता है, विरोध को बताता है कि इतना भैया विरोध हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, तो ये भी एक गुण ही है। समझ में आ रहा है ये चीज। तो ये हुआ प्रतिरोधकता। अब आगे चलते हैं, तो इसका भी कुछ पॉइंट है। क्या है पॉइंट, कि प्रतिरोधकता को ग्रीक भाषा में यानी ग्रीक अक्षर में ये क्या लिखा हुआ, पी लिखा हुआ है, नहीं पी के जैसा लग रहा है, लेकिन इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। समझ में आ रहा है ना, देखो पी ऐसे लंबा होता है, लेकिन ई ऐसे है, ऐसे होगा, इतने छोटा। समझ में आ रहा है ना, इसका मुंह, यानी प्रतिरोधकता के ग्रीक अक्षर, यानी किसको, ये इसको बोलते हैं रो, रो से दर्शाते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्या दर्शाते हैं, रो से। लेकिन आपका प्रतिरोध क्या बोलते हैं, हाँ प्रतिरोध किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं ना, आर से। लेकिन प्रतिरोधकता को ये रो से, किससे, रो से। आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा कि प्रतिरोधकता को ग्रीक अक्षर में किससे दर्शाते हैं, निम्नलिखित में से किससे दर्शाते हैं। आपका रहेगा आर दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, एगो पी दिया रहेगा, एगो रो दिया रहेगा, और कुछ दे दिया जाएगा। ठीक है, आई भी कुछ भी आपको याद रहेगा कि हाँ ये ऐसे है, तो आप मार दोगे। ठीक है, देखना पी भी हो सकता है, एक पी मतलब ये लंबा होगा, ये पी हो गया, ये होगा छोटा।
समझ में आ रहा है ना, ऐसे बात समझ में आ रही है। हाँ, तो इसको बोलते हैं रो से दर्शाते हैं, यानी प्रतिरोधकता को रो से दर्शाते हैं। उसके बाद इसकी एसआई मात्रक, किसकी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। याद रखना, ये हमको यही गलती हुआ था 10th क्लास में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो ये मेरा गलती हो गया था। आपका पूछा था कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है, लेकिन मैंने मार दिया था ओम बट्टा मीटर। क्या मार दिया था? ओम बट्टा मीटर, यानी ऐसे रहेगा आपका, ऐसे ओम बटा मीटर। ये क्या ओम पर मीटर मतलब ओम बट्टा मीटर है, ऐसे लिखो ओम बट्टा मीटर, यही वाला है ना। तो मैंने ये गलत मार दिया। आज भी हमको याद है कि मैंने ये गलत मारा था, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि ओम मीटर होता है। ओम मीटर का मतलब साथ में ओम डॉट मीटर, या फिर डॉट नहीं रहेगा, खाली ओम ऐसे करके मीटर भी हो सकता है, या फिर ओम मीटर ऐसे भी हो सकता है। समझ में रहा ना। तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता को ग्रीक अक्षर में किससे लिखते हैं? रो से। ठीक है, आगे चलते हैं। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, आकार या लंबाई पर नहीं। आकार या लंबाई पर कौन निर्भर करता है? आपका प्रतिरोध निर्भर करता है। समझ रहा है ना। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा, मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा, मोटाई कम होने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। समझ रहा है ना। लेकिन प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? तो प्राकृतिक पे, उसके अभिलाक्षणिक गुण पे। समझ में ना। प्राकृतिक मतलब उसको अभिलाक्षणिक मतलब शुरू से जो गुण मिला है उस पर निर्भर करेगा। लंबाई और मोटाई और उसका आकार पर निर्भर नहीं करेगा। समझ में रहा ना। तो ये हुआ प्रतिरोधकता के कुछ पॉइंट। अभी और है, जैसे में यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन? प्रतिरोधकता। लंबाई और आकार मतलब वही हुआ, मोटाई इस पर भी निर्भर नहीं करेगा। उसके बाद है पॉइंट कि तांबा और चांदी की प्रतिरोधकता कम होती है, इसलिए ये अच्छे चालक हैं। यानी जिसका प्रतिरोधकता कम होगा भैया, वो बहुत अच्छा चालक होगा। तो तांबा और चांदी की प्रतिरोधकता क्या होता है? कम होती है, इसलिए ये अच्छे चालक माने जाते हैं। यानी विद्युत का बहुत अच्छा चालक मिलता है। समझ में आ रहा है ना। प्रॉपर मतलब धारा इसमें प्रवाहित होगा, कोई विरोध उतना ज़्यादा नहीं होगी। समझ में आ रही है ना। समझ में आ रहा है बात। जैसे मान लीजिए आप 220 वोल्टेज डाल रहे हो, तो 220 नहीं तो 219 219 219 पॉइंट कुछ कुछ 218 वोल्टेज, मतलब ऐसे। समझ में आ रहा है ना। मतलब और कम हो सकता है, मतलब एक मोटा मोटी बता रहे हैं आपको, ज़्यादा विरोध नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा विरोध वाले लोगे तो भैया 220 वोल्टेज डाल रहे हो तो बहुत सारा वोल्टेज आपका ड्रॉप हो जाएगा, मतलब बहुत सारा वोल्टेज को रोक सकता है, विरोध कर सकता है। उसके बाद वोल्टेज कम पहुंचेगा तो बोलेंगे भैया कि वोल्टेज तो सही है, मतलब वोल्टेज हमारे यहाँ कम आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। आप बहुत दूर से ला रहे हो तुम तीर की, तो ऐसे। तो तांबा और चांदी की प्रतिरोधकता कम होती है, इसलिए ये अच्छे चालक माने जाते हैं। मैंने प्रतिरोधकता भी बता दिया। पूछेगा कि तांबा और चांदी जो है उसका प्रतिरोधकता कम होता है, और सॉरी ये पूछेगा कि तांबा और चांदी जो है अच्छे चालक है, क्यों? तो बोलेगा प्रतिरोधक कम होता है। तो बोले प्रतिरोधक क्या है, बता देना। प्रतिरोधक क्या है? कि वह गुण है जो मापता है कि उसके अंदर कितना विरोध हो रहा है। समझ में आ रहा है ना ये चीज़। रबर और कांच की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, इसलिए ये कुचालक है। ठीक है, रबड़ समझ में आ रहा है ना, या फिर कांच। और है, अब इधर लिखा हुआ है रबड़ और कांच जो है इसका प्रतिरोधकता बहुत हाई होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करता है? विद्युत का विरोध करती है। विरोध का मतलब रोकती है, विद्युत को रोक देती है, पूरा जाने नहीं देती है। इसलिए एक कुचालक का मतलब होता है एकदम कुचालक, एकदम रोक देगा, एकदम ठेठ भाषा में एकदम भाई रोक देगा। समझ में आ रहा है। तो ये था आपका इस तरीके से कुछ पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे है कुछ धातु मिश्र धातु। धातु और मिश्र धातु अलग अलग है। धातु और मिश्र धातु, ठीक है, ये भी धातु है, लेकिन इसमें बहुत सारा चीज़ बहुत सारे धातु को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए मिश्र धातु। समझ में आ रहा है ना। धातु से ही बनता है, लेकिन बहुत चीज़ मिला के बनता है। समझ में आ रहा है ना। इसमें धातु में सिर्फ और सिर्फ सिंगल रहता है, सिंगल मतलब कोई धातु सिंगल ही रहेगा, एक गो रहेगा। लेकिन मिश्र धातु में दो गो हो सकता है, तीन गो हो सकता है, चार गो हो सकता है। ठीक है, मिला हुआ। और विद्युत रोधी का मतलब अधातु। पदार्थों की प्रतिरोधकता इधर देखिए दिया हुआ है कि धातु में कौन कौन आता है, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ कुछ लिखा हुआ है। धातु का प्रतिरोधकता कितना होता है, मिश्र धातु का प्रतिरोधकता कितना होता है, अब विद्युत रोधी यानी अचालक पदार्थ, यानी विद्युत को रोकने वाले जो पदार्थ होते हैं उसका प्रतिरोधकता कितना होता है। चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं है भैया पदार्थ दिया हुआ है, पदार्थ यहाँ पे प्रतिरोधकता किस में, ओम मीटर में। पहला आता है धातु, धातु आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम भी क्या है, धातु है। इसकी प्रतिरोधकता कितना होता है, 2.45 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। इसको बार बार नहीं बोलेंगे इसलिए यहाँ पे लिख दिए। एल्युमिनियम का कितना होता है, 2.45 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, समझ में आ रहा ना। लोहा का कितना होता है, तो लोहा का देखिए यहाँ पे होता है 10 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तांबा का होता है 1.56 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। चांदी का होता है कितना होता है, 1.51 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, समझ में आ रहा है। निकेल का होता है 6.1 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। पारा का होता है 94.1 इंटू 10⁻⁸। क्रोमियम का होता है 12.7 इंटू 10⁻⁸। टंगस्टन का होता है 4.9 इंटू 10⁻⁸। मैग्नीज का होता है 1.84 इंटू 10⁻�6। तो मैं कहूँगा, आपसे पूछूंगा कि इसमें से आप देख के बताइए कि सबसे कम किसका है। सबसे कम मैग्नीज का है मैग्नीज का सबसे कम। आप पावर देख के मान रहे हो, पावर जितना ही कम है माइनस में है तो ये कम है, क्या बात कर रहे हो। सबसे कम पता है किसका है, देखिए 1.51 इंटू 10⁻⁸ सबसे कम। और किसका है, तो चांदी का है। 1 2 3 4 नंबर 1 2 3 4 यानी चांदी का ही है। चांदी का है प्रतिरोधकता कितना, 1.51 इंटू 10⁻⁸ सबसे कम है। उसके बाद फिर सबसे कम किसका है, उसके बाद सबसे कम किसका है, तांबा का 1.56 इंटू 10⁻⁸। इसलिए दोनों का कम है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्रतिरोधकता जैसे तांबा और चांदी की प्रतिरोधकता कम होती है, इसलिए ये अच्छे चालक है। सबसे अच्छा कौन है, तांबा और चांदी में से भी सबसे अच्छा कौन है, तांबा और चांदी में से भी सबसे अच्छा कौन है, जिसका प्रतिरोधकता कम होगी। तांबा और चांदी में से भी सबसे कम है किसका, चांदी का। कितना है, 1.51 है, इसमें 1.56 है, यानी 5 ज़्यादा है, 0.005 ज़्यादा है, समझ आ रहा है ना ये। तो चांदी जो है इसका प्रतिरोधकता बहुत ही कम होता है, इसलिए बहुत ही अच्छे चालक हैं माने जाते हैं। इसलिए घर में आप चांदी का तार भी नहीं लगा सकते हो, संभव नहीं है, ठीक है। तांबा का लगता है, ठीक है, तांबा का लगता है, ठीक है, तांबा का हम लगाते हैं। तांबा यानी कॉपर, समझ आ रहा है ना बात। हाँ, तो ये चीज़। और सबसे ज़्यादा किसका है इसमें, धातु में देखो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा आप देखो तो यहाँ पे है कितना, 94.1 इंटू 10⁻⁸ किसका है, पारा का है। किसका है, पारा का। तो पारा का प्रतिरोध क्या हो, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, यानी धातु में से इस इतने में से पारा का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये क्या करेगी, विद्युत को ज़्यादा रोकेगी, समझ आ रहा है ना। हाँ, लेकिन है धातु, इससे विद्युत पार होगी, लेकिन रोकेगी ज़्यादा विरोध करेगी, बात समझ में आ रहा है। हाँ, अब पारा क्या होता है कि हमेशा क्या रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है। लिक्विड का मतलब ऐसे, लिक्विड के फॉर्म में, चाहे तो गर्मी में चाहे तो ठंडा पे, समझ, हमेशा क्या रहता है, लिक्विड के फॉर्म में। लिक्विड मतलब पानी के फॉर्म में रहेगा, समझ में आ रहा है ना ये चीज़। तो आपका ये है था आपका धातु। उसके बाद चलते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु में पहला आता है कौन सा धातु, तो यहाँ पे पढ़ना क्या लिखा हुआ मिश्र धातु में, कास्ट एंड, समझ में आ रहा ना, कास्ट एंड किससे मिलकर बनता है, तो सी यू ने कॉपर यानी तांबा, कितना 60% कॉपर होना चाहिए। और निकेल निकेल ये कितना होना चाहिए, 40%। ये सब आपका केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सब धातु अधातु ये सब जो भी है आपका बताऊंगा। परमाणु संख्या कितना है, ये सब चीज़ समझ रहे ना। यानी कांस्टेंट किससे मिलकर बनता है, किसका, कॉपर का और निकेल। कॉपर कितना होता है, 60% होता है, और निकेल 40%, तब मिलकर क्या बन गया, 100% बन गया ना। तो इसलिए दो या दो से अधिक धातु को मिलाकर बनते हैं, उसको बोलते हैं मिश्र धातु। क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। तो कांस्टेंट एक क्या है, मिश्र धातु है। ये किन किन चीज़ से मिलकर बना है, तो कॉपर और निकल से। कॉपर कितना 60% और निकल 40%। और इसका प्रतिरोधकता कितना होता है, प्रतिरोधकता देखिएगा
49 मतलब 49 × 10⁻⁶ ओम मीटर। समझो कितना है कि नहीं। 49 है, 49 या 49, तो इसका प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होगा, यानी इसके अपेक्षा ठीक है, यानी पारा से कम है, पारा से क्या है कम है, लेकिन पारा का और ज़्यादा है। समझ में आ रहा है ना। तो इतना समझो, इतना है, समझ में आ रहा है बात। यानी पारा से भी हाँ इतना से, यानी ये है पारा से भी ये कम है, ठीक है, पारा से क्या है कम है। तो बात समझ में आ रही है ना। ये तो मिश्र धातु। हाँ हाँ चलिए, उसके बाद आता है मैग्नीज। क्या आता है मैग्नीन, मैग्नीज नहीं, मैग्नीज यहाँ पे था, देखिए मैग्नीज यहाँ पे था 1.84 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, ये आपका मैग्नीज का था। लेकिन यहाँ पे मैग्नीन है, मैग्नीन, ठीक है, मैग्नीन। तो मैग्नीन किससे किससे मिलके बनता है, यहाँ पे देखिएगा। मैग्नीन जो है आपका मिलके बनता है कॉपर, कितना होना चाहिए, कॉपर कितना होना चाहिए 80%। एमिन क्या है मैग्नीज है, कितना होना चाहिए 12%। और ए नहीं क्या है निकेल है, कितना होना 4%। तो कितना होगा 12 8 कितना हो जाएगा 12 8 कितना होगा, जोड़ो, यही था ना। 1 मिनट देखो गलत लिखा गया। मैग्नीन जो है आपका कॉपर होना चाहिए, तब ना यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, कैसे तो गड़बड़ा जाएगा। आपका होना चाहिए, इसलिए जोड़ रहे हैं तो नहीं पूरा रहा है। आपका मैग्नीन में होगा कॉपर जो होगा 84 यानी 84% होगा। कितना होगा 84%। तो 84 या 12 कितना हो जाएगा 96, 96 4 100, तो हो गया ना 100। यानी मैग्नीन जो बन रहा है कॉपर होगा कितना 84%, मैग्नीज होगा 12% और निकेल होगा 4%, ठीक है। इसको जब मिलाओगे तो बन जाएगा क्या मैग्नीन। मैग्नीन क्या है आपका मिश्र धातु बन गया, ठीक है। मिश्र धातु भी क्या होता है विद्युत का सुचालक ही होता है, चलता है, लेकिन उसमें ज़्यादा विरोध होगा, ठीक है। विद्युत धारा को विरोध करेगा, ठीक है, बहुत ही कम प्रवाहित होगा। तो इसका कितना होता है 4.1 इंटू 4 पॉइंट बोल रहे हैं, सॉरी 41.5 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। यानी अभी भी ये आपका कांस्टेंट से कम है, यानी कांस्टेंट से कम मतलब इसमें विद्युत धारा अच्छा प्रवाहित होगा किसके अपेक्षा, ये कांस्टेंट का, ठीक है। कांस्टेंट में विद्युत धारा कम प्रवाहित होगा, ज़्यादा विरोध होगी, और इसमें मैग्नीन में विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी और कम विरोध होगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम के नाम सुने होगे, नाइक्रोम के नाम सुने हो, हीटर आपके घर में है, हीटर जो जलता है, गर्म ठंडा में क्या करते हो हीटर आप जलाते हो, गर्मी के लिए मतलब कि गर्म धार निकले। उस हीटर में क्या लगा रहता है नाइक्रोम का तार, क्या लगा रहता है नाइक्रोम का तार। उसका क्या होता है कि जब उसमें देखो होता क्या है, वो उसमें से एनर्जी क्यों निकल रहा है, मतलब हीट क्यों निकल रहा है, गर्मी क्यों निकल रहा है, आप सोचो, मैं बताता हूँ। अगर सोचो कि आपको ज़्यादा चिढ़ बढ़ जाए, मतलब मैं आपको इतना चिढ़ा दूँ इतना चिढ़ बढ़ जाए, हमको 2 थप्पड़ मार दोगे, समझ में आ रहा है ना। इतना मालिक किस चीज़ पे गुस्सा दिला दे, आपको एकदम आग बबूला कर दें, ठीक है, आपको चिढ़ा के, भाई 2 थप्पड़ मार भी सकते हो, 2 गाली भी दे सकते हो। तो ज़्यादा चिढ़ आ गया ना, तो वो क्या होता है कि नाइक्रोम का तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वो इतना एकदम हीट हो जाता है, इतना मतलब गुस्सा हो जाता है कि वो गुस्सा होने के बाद क्या होता है, वो ऐसे धा फेंकने लगता है। क्या लगता है धा फेंकने लगता है। तो क्यों फेंक रहे, आप सोचो क्यों फेंक रहे, बात समझ में आ रही है। कि धा यानी लहरने लगता है, यानी आग की तरह दिखाई देता है वो नाइक्रोम का तार। क्यों तो मैंने बताया कि ज़्यादा विरोध होगी तो विद्युत धारा क्या होगा ज़्यादा रोकेगी, ठीक है। ज़्यादा विरोध कर रही विद्युत धारा को पार नहीं होने देती है। विद्युत धारा जैसे नाइक्रोम के तार में दोगे तो विद्युत धारा पार होने नहीं देगा, होगा लेकिन बहुत ज़्यादा विरोध करेगी, बहुत ज़्यादा। तो वो विद्युत धारा क्या करेगी, बहुत गुस्सा हो जाएगी और लाल हो जाएगी, मतलब धा फेंकने लगी, क्या फेंकने लगी धा। तो देखो नाइक्रोम का तार वही है जो आप घर में आपका हीटर यूज करते हो, उसी में लगता है नाइक्रोम का तार। समझ में रहा है, नाइक्रोम का तार बहुत कम में मिलता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है। तो नाइक्रोम का तार किन किन चीज़ से मिलकर बना हो रहता है, वो मिश्र धातु है, समझ रहा है ना। जितना ही हाई पावर का लेगो नाइक्रोम का तार भी बहुत ऐसे आता है, मतलब कम पावर का, कम विरोध वाला, मतलब ज़्यादा विरोध वाला, ज़्यादा हीट होने वाला, वही मतलब बोल रहे हैं कि जितना ही ज़्यादा पावर का लोगे, जितना ही ज़्यादा हीट होने वाला समझो उसमें ज़्यादा और मिक्स रहेगा, उसमें उतना ही ज़्यादा धातु मिक्स रहेगा, समझ रहा है ना। और जितना ही ज़्यादा गर्मी करेगा, जितना ही ज़्यादा आपका हीट होगा, उतना ही ज़्यादा एनर्जी खत्म होगा।
ये उतना ही ज़्यादा बिल उठेगा। समझ में आ रही बात? हाँ, तो हीट क्यों हो रहा है मैंने बता दिया। हीट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो विद्युत धारा को विरोध कर रही है, जाने नहीं दे रही है। और जाने नहीं दे रही तो भाई बहुत गुस्सा हो रही है। गुस्सा होने का मतलब ऐसे मतलब विरोध कर रही है, तो विरोध करेगी तो क्या होगा, ताप निकलेगा, हीट निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो देखना यही नाइक्रोम है। नाइक्रोम क्या है? विद्युत मिश्र धातु है। समझ में आ रहा है ना? पहला क्या है? मिश्र धातु। नाइक्रोम किससे बनता है? तो आपका क्या होता है? निकेल। निकेल कितना होना चाहिए? 60%। समझ में आ रहा है ना? सीआर क्या है? क्रोमियम। क्रोमियम कितना होना चाहिए? 12%। मैग्नीज कितना होना चाहिए? 2%। और फेरस, फेरस क्या है? लोहा, इसको होना है 26%। इसको जब जोड़ोगे तो 60 और 12 कितना हो जाएगा? 72। 72 और 2 74, 74 और 26 100। समझ में आ रहा है ना? कितना हो गया? 100। अब देखो मैं बताता हूँ, निकेल को जितना ही बढ़ाओगे भाई, क्या बढ़ाओगे? निकेल को जितना ही बढ़ाओगे और आपका ये लोहा को जितना ही बढ़ाओगे, समझ में आ रहा है ना? या फिर तुम निकेल को थोड़ा सा घटा दो, फेरस को थोड़ा सा बढ़ा दो, मैग्नीज को थोड़ा सा बढ़ा दो, क्रोमियम को थोड़ा सा बढ़ा दो। जितना ही ऐसे बढ़ाओगे मात्रा को, जितना ही मिक्स करोगे, उसका उसका जो नाइक्रोम और ज़्यादा ऐसे क्या होने लगेगा? गर्म, यानी हीट होने लगेगा। उतना ही और उसका मजबूती आने लगेगा। समझ में आ रहा है ना? उतना ही पावर को खींचने लगेगा। तो ये हुआ। समझ में आ रहा है? नाइक्रोम। नाइक्रोम में कितना धातु मिक्स रहता है? 4। कौन कौन? निकेल। समझ में आ रहा है? निकेल कितना? 60%। क्रोमियम 12%। मैग्नीज 2%। और फेरस, फेरस मतलब एफ ही क्या है? लोहा। लोहा कितना होता है? 26%। समझ में आ रहा है ना? ये चीज़, इसको जब मिक्स करोगे तो आपका क्या बन जाएगा? नाइक्रोम का तार। यही आप गर्मी में यूज़ करते हो, सॉरी गर्मी बोला है, ठंडा में यूज़ करते हो हीटर के रूप में। समझ में आ रहा है ना? या फिर जो खाना बनने वाला होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? और वो आता है नहीं, जैसे चूल्हा, लाइन वाला चूल्हा नहीं आता है, इंडक्शन की बात नहीं कर रहे, वो जो आता है नॉर्मल चूल्हा भट्टी वाला, उसमें नाइक्रोम का तारे लगा रहता है, हाई पावर का। ठीक है, हाई पावर का लगा रहता है, इसलिए ज़्यादा हीट निकालता है और खाना ऐसे पका देता है। समझ में आ रहा है ना बात? हाँ, तो ये है नाइक्रोम का तार। तो ये हो गया मिश्र धातु, ये होगा धातु, मिश्र धातु। अब आता है विद्युत रोधी यानी अधातु। क्या हो गया? अधातु। अधातु। बताओ, धातु विद्युत का सुचालक है? धातु विद्युत का सुचालक है? मिश्र धातु विद्युत का सुचालक है? लेकिन अधातु नहीं। तो अधातु में क्या क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे, कांच। क्या आ जाएगा? कांच। इसका प्रतिरोधकता कितना होता है? 2 × 10⁻11। देखो यहाँ पे माइनस में नहीं है, सोचो, देखो 11 खाली है। समझ में कितना हो गया? 11 क्या हो गया? ओम मीटर। तो कितना मतलब इसको इसमें देखो कितना हाई पावर, मतलब हाई मतलब वैल्यू है, मतलब आपका प्रतिरोध कर रहा है। इसलिए इसमें कांच से में आपका विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। एवोनाइट। एवोनाइट कितना होता है? 2 × 10⁻14। ये और हाई है, ये विद्युत धारा को रोकेगी, मतलब विरोध करेगी, मतलब इतना विरोध करेगी, इतना विरोध करेगी कि जाने ही नहीं देगी। अबरक। तो हम लोग यहाँ पे थे कि अबरक जो है, इसका कितना होता है प्रतिरोधकता? 2 × 10⁻15। अबरक जो होता है आपका आयरन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, आयरन में उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है? आपका विद्युत का विरोध करती है, लेकिन ऊष्मा को पार होने देती है। क्या होती है? ऊष्मा को पार होने देती है। इसलिए आयरन में अब आपका अबरक का उपयोग किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है तो बताते हैं। जो आयरन का प्लेट होता है नीचे, जो गर्म होती है, और जो गर्म करने वाला जो होता है उसके बीच में, यानी प्लेट और जो गर्म होता है, यानी नाइक्रोम का तार जो होता है, यानी फोल्ड किया हुआ मुड़ा हुआ, उसके बीच में होता है आपका अबरक डाला हुआ रहता है। क्या करता है? वो जब हीट होता है तो उसमें करंट आती रहती है, वो करंट आपका प्लेट में न चला जाए और आपको करंट ना मार दे, इसलिए उसमें बीच में अबरक डाला जाता है, ताकि अबरक गर्म होके उस प्लेट को एनर्जी दे सके, मतलब हीट दे सके, लेकिन विद्युत धारा ना दे सके। ठीक है, इसलिए अबरक का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है हीरा। क्या आता है? हीरा। हीरा जो भैया है, इसका प्रतिरोधकता कितना? 2 × 10⁻12 ओम मीटर। ठीक है। रबर का कितना होता है? 1 × 10⁻16 ओम मीटर। तो ये था आपका विद्युत रोधी। इस तरीके से इसका प्रतिरोधकता ऐसे आप याद कर लेना, आपका एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। धातु ऐसे ऐसे। ठीक है, इसके बाद ये मिश्र धातु इस तरीके से, आपका अधातु इस तरीके से। तो ये वाला ज़रूर याद कर लेना, ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी सवाल न छूटे। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं?
प्रतिरोधकों का समूहन, प्रतिरोधकों का समूहन यानी श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन क्या होता है, आइए हम इसके बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा क्या है। हाँ, विद्युत ऊर्जा आपका लास्ट टॉपिक है, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा में बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्यूज के बारे में भी पढ़ेंगे, फ्यूज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए अभी तो फिलहाल इतना ही, और इसके बाद आगे चलते ही प्रतिरोधों का समूहन पढ़ते हैं, समांतर क्रम समूहन और श्रेणी क्रम समूहन। तो चलिए फटाफट इसको बाद में टालते हैं, उसके बाद फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों अब इसको समझते हैं, ये क्या है श्रेणीकरण समूहन और पार्श्व या समांतरकरण समूहन क्या है, और उसके बारे में अंतर, वो चीज़ आज डिस्कस करने वाला। फिर विद्युत धारा को उसमें प्रभाव क्या है, इसको हम जानने वाले। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए, अब क्या है कि प्रतिरोधों का समूहन, प्रतिरोधों का समूहन दो तरीके से होता है। प्रतिरोधों का समूहन जो है आप कैसे कर सकते हैं, तो समूहन जो होता है दो प्रकार का होता है, और ये जो समूहन है दो या दो से अधिक लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे है कि प्रतिरोधकों का समूहन। ठीक है, ये क्या है, तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे से कई विधियों द्वारा जोड़ा जाना प्रतिरोधकों का समूहन कहते हैं या फिर कहलाता है। प्रतिरोधकों का समूहन या फिर समूहन कहते हैं या फिर कहलाता है, यानी दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे से कई विधियों द्वारा जोड़ा जाना प्रतिरोधकों का समूहन कहलाता है। ठीक है, और समूहन जो है दो प्रकार का होता है। पहला श्रेणीक्रम समूहन और पार्श्व क्रम या समांतर क्रम समूहन। समझ में आ रहा है? प्रतिरोधकों का समूहन में क्या आता है, ये जो है प्रतिरोधकों का समूहन, समूहन का मतलब समूह। जो प्रतिरोधक होता है उसको दो या दो से अधिक कई विधियों से जोड़ते हैं जब कोई परिपथ में, तो उसी को बोलते हैं प्रतिरोधकों का समूहन। और ये प्रतिरोधकों का जो समूहन है दो प्रकार का होता है। पहला श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में देखिए कैसे जुड़ा हुआ है, जैसे एक परिपथ है और परिपथ में बोल रहा है कि एक या एक से दो या दो से अधिक। ठीक है, दो या दो से अधिक, समझ में आ रहा है ना। समूह का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक होना चाहिए, एक हो रहेगा तो समूह थोड़ी बोलेंगे। और बोल रहा है कई विधियों द्वारा जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक विधि है, जैसे देखो ये क्या है, ऐसे डॉट डॉट क्या है, ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, R1 है, R2 है, R3। देखो तीनों एक लाइन में जुड़ा हुआ है ना, यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है, ध्यान देना यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से गया ये वाला यहाँ पे जुड़ा हुआ है, फिर इसी लाइन में ये वाला भी जुड़ा हुआ है, फिर इसी लाइन में ये वाला जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो जुड़ा हुआ है ये R1 R2 R3 ये क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोधक, सॉरी क्या है, प्रतिरोधक है। ठीक है, प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है ना, यानी प्रतिरोध है ये चीज़। उसके बाद ये जो जुड़ा हुआ है ये क्या है, समूह है। समूह का मतलब दो या दो से अधिक है, यहाँ पे तीन है, दो या दो से अधिक तीन है, ये क्या है, एक समूह बन गया। ठीक है, तो श्रेणी क्रम क्या है, तो श्रेणी क्रम कहने का मतलब लगातार जब कोई परिपथ में लगातार जोड़ते हैं, जब एक परिपथ में एक परिपथ या कई परिपथ में जब किसी वायर से या फिर कोई रास्ता से कोई तार से जब लगातार ऐसे जोड़ रहे हैं, देखो ऐसी है ना, लगातार जोड़ रहे हैं, एक को, दो को, तीन को, चार को, पाँच को, छः को, सात को, आठ को, जितना, उसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम समूहन। यानी श्रेणी क्रम में हम जोड़ रहे हैं एकदम लगातार ऐसे। ठीक है, लगातार, उसको श्रेणी क्रम बोल रहे हैं। और पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे समझ में आ रहा ना, ऐसे जोड़ते हैं उसको बोलते हैं समांतर क्रम। चलिए जानते हैं कि श्रेणी क्रम समूहन क्या है। देखिए यहाँ पे, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब हुआ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल प्रतिरोध, यानी श्रेणी क्रम में जो जुड़ा हुआ है ये वाला R1 R2 R3 ये तीनों का योग यानी जोड़ देंगे तो जितना होगा वो अलग अलग प्रतिरोधकों के योग के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में? जैसे मान लीजिए हम जोड़े
ध्यान देना, ये जोड़े इसको इसको इसको, यानी 3 को इसको जोड़े 30, कितना आया 30। तो हम बता रहे जो टोटल आया, ये टोटल जो आ रहा है किसके योग से आ रहा है, इसके, यानी ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। तो ये बोल रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग का मतलब ये अलग अलग प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए पूरे प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए पूरे प्रतिरोध, समझ में, पूरे प्रतिरोध किसके बराबर होगा, जो जुड़े हुए हैं उसके योग के बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है। जैसे मेरे पास 2 मार्कर है, मैं बोलूँ कि इसका दाम है 60 रुपया, तो कह सकते कि इसका 30 होगा। तो 60 कैसे आ रहा है, दोनों को जोड़े तब ना 60 आ रहा है। तो वही बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में जो टोटल प्रतिरोध आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ये जुड़ा हुआ प्रतिरोध उसी के योग के बराबर आ रहा है। समझ में आ रहा है ना बात, यही है श्रेणी क्रम समूहन। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 जुड़ा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, RS बराबर R1 + R2 + R3। तो RS कितना आया था, 30 आया था ना, तब ना इसको 10 जोड़े होंगे, फिर इसको 10, R2 को जोड़ेंगे, फिर इसको 10, तो 30 आया है ना। यानी पूरे का योग किसके बराबर होगा, तो अलग अलग योग के बराबर। जो पूरे के योग आ रहा है, जोड़ आ रहा है, योग मतलब जोड़ आ रहा है किसके, अलग अलग योग के बराबर, इसके और इसके योग के बराबर आ रहा है, उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम समूहन। यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है, उन मतलब ये सब उन प्रतिरोधों के अलग अलग, यानी अलग अलग, ये अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी ये 10 तो पूरा कहेंगे 30। अगर ये 20 है तो पूरा कहेंगे कितना, 60। समझ में आ रहा है ना, ये हुआ आपका श्रेणी क्रम समूहन। प्लस में अगर ये समूहन है, ये आपका परिपथ बना हुआ है, इस परिपथ में से एक को हटा देंगे तो किधर, इधर विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अरे एक को हटा देंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा। मान लीजिए यहाँ से हटा दे तो यह कनेक्शन में टूट गया कि नहीं टूट गया। यानी श्रेणी क्रम में एक आपका एक विरोधक को हटा देंगे, यानी प्रतिरोधक को हटा देंगे तो आगे परिपथ में लाइन नहीं जाएगी, यानी परिपथ में धारा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन देखो यहाँ पे है, इसको एक मिटा देंगे तो जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। देखो इधर जुड़ा हुआ, इधर जुड़ा हुआ है, बीचवा में भी मिटा देंगे तो देखो यहाँ से यहाँ जुड़ल है ना। अगर हम 2 को मिटा देंगे तो ये एगो से जुड़ल है, आगे चल जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे था ये वाला, ठीक है, यहाँ इसको रह देंगे, यहाँ पे मिटा देंगे तो ये ना जाएगा ना। यहाँ पे रहने देंगे, इसको हटा देंगे तो ये भी नहीं जाएगा। यानी श्रेणी क्रम में क्या होता है कि उसमें जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समूहन में से किसी एक का भी हटा देंगे तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये है। उसके बाद देखेंगे पॉइंट में, अभी बस इतना समझ लो कि श्रेणी क्रम समूहन क्या है, इतना समझ लिया आगे। इसका फॉर्मूला होता है, इसका मतलब मान निकालने के लिए RS बराबर R1 + R2 + R3, और हो सकता है और लगा हो, 3 को था ना, और लगा देंगे तो R4 हो जाएगा, एक और लगा देंगे तो R5 हो जाएगा, फिर एक और लगा देंगे इसमें तो R6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब जो पूरे का योग जो आएगा, पूरे का जोड़ जो आएगा, पूरे प्रतिरोध आएगा, किसके योग के बराबर होगा, अलग अलग सब प्रतिरोधक के योग के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। यानी इसका मान लीजिए कि इसमें लगा हुआ है, इसका पूरा प्रतिरोध का मान है, मान लीजिए 100 ओम। कितना है, 100 ओम। कितना है, 100 ओम। तो बोल सकते हैं कि इसमें चाहे तो 10 ओम के 10 को लगल है, बोल सकते हैं ना, 10 ओम के 10 को लगल तो 100 को हो जाएगा। या फिर 20 ओम के लगा हुआ क्या गो, 5 को, या फिर 25 ओम के लगा हुआ 4 को। समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे भी कह सकते 50 ओम के लगा हुआ 2 गो। समझ में आ रहा है ना, 50 ओम के 2 यहाँ से लगा देंगे, एगो यहाँ एगो तो 50 100 आ जाएगा ना। और क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि 30 ओम के लगा होगा क्या, 3 गो, एगो 10 ओम के लगा होगा, 30 से 90 एगो 10, 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यही बोल रहा है कि जब पूरे का प्रतिरोध जो होगा किसके योग के बराबर होगा, तो अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। यही क्या है, श्रेणी क्रम समूहन है। श्रेणी क्रम समूहन मतलब एक साथ लगा हुआ है, इसमें से कोई भी एक प्रतिरोध निकाल देंगे, हटा देंगे, प्रतिरोधक हटा देंगे तो आगे धारा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो, यानी 0 हो जाएगा, जाइए नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है ना।
तो ये आपका श्रेणी क्रम समूहन हुआ। और इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। इसका फॉर्मूला ऐसे RS बराबर R1 + R2 + R3 और है तो R4 R5 R7 हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। अगर 2 है तो R2 तक होगा। समझ में आ रहा है ये चीज़। उसके बाद आप चलते हैं पार्श्वक्रम या फिर समांतर क्रम समूहन। समझ में आ रहा है ना। ये बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों के एक दूसरे में, देखो यहाँ से एक दूसरे में जुड़ा हुआ है, कई विधियों द्वारा ऐसे जुड़ा रहेगा, किसी और तरीके से जुड़ा रहेगा। तो समझ रहा ना, कई विधियों यानी ये विधियों द्वारा ऐसे श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम विधियों द्वारा जोड़ा जाना प्रतिरोधकों का समूहन कहलाता है। जिसमें पहला पढ़ लिए श्रेणी क्रम समूहन, दूसरा पढ़ेंगे पार्श्व का क्रम या फिर समांतर क्रम समूहन। चलिए इसको देखते हैं। ये है क्या, ये तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और पूरे का योग, पूरे का समतुल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। यानी पूरे का जोड़ जो आ रहा है अलग अलग के योग के बराबर आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। यानी ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 तो उसके पूरे का योग 100 आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। यानी 10 को लगा होगा तो पूरे को जोड़ देंगे तो 100 आ रहा है। यानी अगर मैं कहूँ कि किसी परिपथ में उसका प्रतिरोध 100 ओम है, कितना है 100 ओम, तो आप बताइए कि संभावना क्या हो सकता है, उसमें कितना प्रतिरोधक लगा होगा। चाहे तो 10 ओम के 10 को लगल होगा, 20 ओम के 5 को लगल होगा तो हो जाएगा 100 को, 30 ओम के 3 को लगल होगा, 10 ओम के लगल होगा तभी भी 100 हो जाएगा, 40 ओम के 2 को लगल होगा, एगो 20 ओम के लगल होगा तभी हो जाएगा, 50 ओम के 2 को लगल होगा तभी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसे यानी समूहन का बात हो रहा है कि 2 या 2 से अधिक होगा लगल। समझ में आ रहा है ना। ये हुआ आपका श्रेणी क्रम। पार्श्वक्रम या फिर समांतर क्रम में देखिएगा क्या होता है। तो पार्श्वक्रम या फिर समांतर क्रम समूहन में समांतर का मतलब देखो एक दूसरे के सामने लगा हुआ है ना, एक दूसरे के सामने देखो एक और लगा सकते ऊपर यहाँ से, फिर एक और नीचे लगा सकते, और ऊपर लगा सकते। समझ में आ रहा है। तो ये है क्या, देखिएगा पार्श्वक्रम या फिर समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के समतुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम व्युत्क्रम मतलब उल्टा। समझ में आ रहा ना। यानी पार्श्वक्रम या फिर समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का समतुल प्रतिरोध, इतना इसमें पढ़ो। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का समतुल प्रतिरोध, ठीक है, इतना तक और यहाँ तक। ये बोल रहा है उन प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर हो रहा है, लेकिन ये बोल रहा है व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के अलग अलग योग के बराबर होता है। जैसे अब मैं समझाता हूँ, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। पार्श्व या समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के समतुल प्रतिरोध, यानी ये जो पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है इसका टोटल जो योग होगा किसके बराबर होगा। ध्यान सुनिएगा, ये टोटल योग होगा, मतलब ये 3 को जुड़ा हुआ है ना आपका R1 R2 R3, इसमें भी 3 था, इसमें भी 3 है। समझ में आ रहा ना। तो ये तीनों का योग जो होगा किसके योग के बराबर होगा, तो प्रतिरोधों का व्युत्क्रम यानी उल्टा मतलब इसी के उल्टा उन प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधक के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। जैसे में देखना, ये देखो क्या होगा कि ये जो था कैसे था R1 + R2 + R3, व्युत्क्रम में क्या हो रहा है उल्टा, यानी 1/R1 हो जाएगा, 1 + R2 हो जाएगा, 1 + R3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसके बराबर क्या हो जाएगा 1/RP। समझ में आ रहा है ना। ये हो रहा है, ध्यान देना कि पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के समतुल प्रतिरोध यानी पूरे का प्रतिरोध किसके बराबर होगा, तो व्युत्पन्न यानी उल्टा उन प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधक के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। यानी इसको जब उल्टा कर देंगे, 1/में कर देंगे, तो उसका जो योग आएगा वो पूरे आपका क्या होगा, समूहन का प्रतिरोध आएगा। समझ में आ रहा है। पूरे मतलब जो लगा उसका प्रतिरोध आएगा। समझ में आ रहा है ना। ये बोल रहा है, सिर्फ इसमें क्या करना है उल्टा कर देना है। समझ में आ रही है बात। तो फिर से एक बार देखना, पार्श्वक्रम या फिर समांतर क्रम, ठीक है, पार्श्वक्रम या फिर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, में जुड़े हुए प्रतिरोधों का समतुल प्रतिरोध, यानी देखो ये भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे से ध्यान देना। देखिए ये क्या है परिपथ, यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक, ठीक है, एक जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, ठीक है, पहला। फिर इसके बाद यहाँ गया, ये भी ऐसे ऐसे जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ रहा है, फिर यहाँ गया, ये भी जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ रहा है। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, यानी प्रतिरोधक 1, प्रतिरोधक 2, प्रतिरोधक 3, ठीक है। और इसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, और इसमें I धारा इसमें भी प्रवाहित हो रहा है, इसमें भी I धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रहा है। I मतलब धारा, बताए थे ना, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसका प्रतिरोध, जैसे इसमें प्रतिरोध का मान जो आएगा ना,
प्रतिरोधक आ रहा है इसमें, इसमें आ रहा है तो प्रतिरोध का मान भी होगा कितना इसमें प्रतिरोध हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो बोल रहा है पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के समूहन प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब हुआ 1/RP ये पूरा हो गया, क्या हो गया पूरा, इसका पूरा का मान कितना हो जाएगा 1/R1 का मान प्लस 1/R2 का मान प्लस 1/R3 का मान, यही हुआ व्युत्क्रम यानी उल्टा, समझ में आ रहा है ना। अब क्या हुआ, अब इसमें होगा, ये तो समझ लिए कि पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम समूहन क्या है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। ये पूरे का जो है आपका ये पूरे परिपथ में जो आपका मान आ रहा है किसका किसका क्या बोलते हैं प्रतिरोध का जो मान आ रहा है कैसे निकलेगा, तो 1/R करके 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जब ऐसे करेंगे अब मान जो दिया रहेगा R1 का मान दिया रहेगा, R2 का मान दिया रहेगा, R3 का मान दिया जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो जैसे मान लीजिए कि R1 का मान कितना है 10, R2 का मान है 20 और R3 का मान है 40, तो कैसे निकालोगे, ध्यान देना यहाँ पे। चलो आप ध्यान देना, जैसे R1 का मान दिया हुआ है 40, R2 का मान दिया है 50 और R3 का मान दिया जाएगा 60, तब बोलेंगे श्रेणी क्रम में आपका प्रतिरोध का मान कितना होगा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो क्या बताए थे R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना हो जाएगा 40 प्लस 50 प्लस 60, तो 40 और 60 100 वापस 50 150 ओम हो जाएगा ना। अब बोलेगा समांतर क्रम में तो कितना है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कैसे करेंगे 1/40 प्लस 1/50 प्लस 1/60। अब 40 से 50 60 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा, निकालो जल्दी जल्दी निकालो, 40 50 60 का एलसीएम निकालो, 40 50 60, देखो इधर से 2 से लगाएंगे 20 25 30, फिर 2 से लगाएंगे 10 25 और 15, अब कितना लगेगा 5 से लग जाएगा ना, 5 से 2 मरतबे 5 मरतबे 3 मरतबे, अब लगेगा, अब नहीं ना लगेगा, 2 दूनी 4 4 25 20 20 तिहाई 20 दूनी 40 40 25 200 और 200 इंटू 3 यानी हो जाएगा 600, कितना आएगा 600 एलसीएम। अब इसको भागा देंगे 40 में 60 600 को कितना में 40 में, तो कितना आएगा बोलो, आ जाएगा आपका, देखो यहाँ से 10 तिहाई 60, नहीं ऐसे आएगा 5 में 10 हाँ 30 मरतबे, कितना मरतबे 30 मरतबे आएगा ना, कैसे आएगा रे 2 दूनी 4 4 पचे 20, ठीक है, ओकर बाद अच्छा 1 मिनट हाँ 2 दूनी 4 4 पचे 20 20 दूनी 40, हाँ 40 यानी आ जाएगा 5 से 15 मरतबे, कितना 15 आ जाएगा प्लस में, इसको जब भागा देंगे 50 से तो कितना आ जाएगा, देखो 50 से आएगा तो कितना आएगा 5 5 पचे 5 5 25 25 दूनी 50 50 2 दूनी 4 4 तिहाई 12 मरतबे प्लस, इसको देंगे भागा तो हो जाएगा 10 मरतबे, एलसीएम करो कितना आएगा, जोड़ो तो 12 और 12 15 कितना हो जाएगा 27 से 10 37/600, इसको भागा दोगे तो कितना आएगा, जोड़ो तो कितना ही आएगा ना 5 7 27 37 इसको भागा दो, अरे दो ऐसे भागा, क्या मरतबे लगेगा 1 मरतबे 37, इसमें बच जाएगा कितना 3, इसमें बच जाएगा कितना 5 5 में से 2 बच जाएगा, इसमें 0, अब कितना मरतबे लगेगा आपका लग जाएगा ऐसे ही
8 मरतबा लगेगा, 8 3 24 नहीं हो जाएगा, 8 3 24 7 21 6 मरतबा लगेगा। 6 मरतबा लगा के देखो, 6 मरतबा लगा दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ऐसे ही 6 मरतबा लगाओगे तो कितना होगा, 7 छक 42 दुआत में रहा 4 4 है ना, 4 उसके बाद फिर 6 18 18 4 22, यहाँ पर जाएगा 8, इसके बाद जाएगा 1, ठीक है, कट गया। उसके बाद दशमलव 0, अब कितना मरतबा लगाओगे, 5 मरतबा लग जाएगा, 7 5 15, ये हो जाएगा 35, 5 हाथ मेरा 3, 7 5 15, नहीं 5 मरतबे नहीं लगेगा, ये लगेगा 4 मरतबे। 4 मरतबे लगाओगे तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 7 चौक 28, 28 के 8 मेरा 2, ठीक है, 2 आई हो जाएगा कितना, 4 12 12 2 12 2 14, इसमें आएगा 2, इसमें बचेगा कितना, 7 7 में से 3 4 के 3 कट गया, यानी 32, यानी ये कितना हो जाएगा लगभग 16.4 ओम। अब देखो अंतर है कि नहीं है, अंतर है कि नहीं है, नहीं है, क्या अंतर है इसमें, टोटल का मतलब आ रहा है, कितना आ रहा है आपका, कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, 150 में आ रहा है ना, लेकिन इसका कितना आ रहा है, 16.4 ओम, अंतर है ना। यानी श्रेणी क्रम में जोड़ना, और श्रेणी क्रम में वही आपका रेजिस्टेंस जोड़ रहा है, ठीक है, समझ में रहा है ना, वही मतलब ऐसे प्रतिरोधक जोड़ रहे हैं, ठीक है, और वही मतलब ये पार्श्व क्रम में भी जोड़ रहा है, लेकिन टोटल का अंतर आ रहा है ना, अंतर प्रतिरोध देखो अलग अलग उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस में ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, इसमें हो रहा है ना, इसमें कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो यही आपका पार्श्व क्रम या फिर श्रेणी क्रम है, समझ में रहा ना। श्रेणी क्रम में क्या पड़े कि एक अगर प्रतिरोध हटा दे रहे हो, R1 हटा रहे हो, तो ना R2 ना R3 में लाइन जेबे नहीं करेगा, यानी आपका धारा का मान शून्य हो जाएगा। अगर पार्श्व क्रम में R1 के हटा रहे हो तो R2 में जाएगा, R3 में जाएगा, R2 में हटा रहे हो, अब R1 भी हटा दिए तो R3 में जाएगा, समझ में रहा ना। अगर सिर्फ R2 हटाए तो R1 में जाएगा और R3 में जाएगा, अगर R3 हटाएगा तो R1 और R2 में दोनों में जाएगा, बात समझ में रहा ना, ये चीज़, तो ये अंतर है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में अंतर क्या है, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में अंतर, बस कुछ नहीं है, थोड़ा पास देख लेना है, श्रेणी क्रम और तथा पार्श्व क्रम में अंतर। अब क्या है कि श्रेणी क्रम समूहन और पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम समूहन में देखेंगे। पहला है कि सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित होता है, याद रखना, ये जो श्रेणी क्रम में क्या होगा, जितना भी लगा हुआ था R1 R2 R3, इन सभी में क्या होगा, एक ही धारा प्रवाहित होगी, एक ही प्रकार के, मतलब जितना पहल का में जा रहा उतना ही, दूसर का में उतना ही, तीसर का में, परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होगा। सही बात है, यानी देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये था आपका, क्या था आपका, ये था, देखो आपका यही था ना, समझ में आ रहा है ना, ये था, समझ में आ रहा है, ये वाला था, यही था ना आपका, ऐसे ये था R1 R2 R3, यही है। अब जो कह रहा है कि सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित होगा, यानी यहाँ से धारा जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ होते होते क्या होगा, सभी में एक ही प्रकार के धारा क्या होगा, प्रवाहित होगा, लेकिन उनके सिरों के बीच, यानी ये दोनों सिरों के बीच, यानी एक सिर के बीच, ये यहाँ और एक यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, यानी ये जो है यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, अलग अलग क्या होगा, विभवांतर होगा, समझ में रहा ना। क्या होगा, मान लें कि यहाँ पे प्रतिरोध ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, यानी इसके सिरों के बीच, इसको सिरों के बीच क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, अलग अलग विभवांतर, उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होगा, समझ में रहा ना। विभवांतर का मतलब हुआ कि जो यहाँ पे जो आएगा इसके पॉइंट के बीच विभवांतर, इसके प्रतिरोध के अनुसार अलग अलग होगा, लेकिन धारा एक ही प्रकार के जाएगा, समझ में आ रहा ना। धारा क्या होगा, एक ही प्रकार के जाएगा, एक ही तरीके से जाएगा, लेकिन उनके सिरों के बीच विभवांतर जो होगा प्रतिरोध के अनुसार अलग अलग होगा, यानी हर आपका जो लगा हुआ है प्रतिरोधक वो अलग अलग प्रतिरोध के अनुसार, अलग अलग प्रतिरोध है, तो उसका प्रतिरोध के अनुसार उनके सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा प्रतिरोध के कारण, लेकिन धारा एक जैसा ही जाएगा, समझ में आ रहा ना। ये हुआ आपके में, ये हो गया किसमें, श्रेणी क्रम में। लेकिन इसमें देखिएगा क्या बोल रहा है कि
सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है। याद रखना, इसमें बोला कि अलग अलग विभवांतर है, लेकिन एकर में ये जो है आपका यहाँ से था फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ से एक और जुड़ा हुआ है, ऐसे था ना, ये था R1 R2 R3। अब यहाँ पे देखिएगा, पहला बोल रहा है कि इसमें धारा सेम जाएगा, इसमें धारा सेम जाएगा, लेकिन विभवांतर जो होगा प्रतिरोध के कारण अलग अलग होगा, ठीक है। विभवांतर जो होगा, इसका विभवांतर, इसका विभवांतर, इसका R1 R2 R3 का विभवांतर अपने अपने प्रतिरोध के कारण अलग अलग होगा, लेकिन धारा सेम जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होगा, यानी देखो इसका भी विभवांतर सेम, एकर भी विभवांतर सेम, एकर भी विभवांतर सेम। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे पे जुड़ा हुआ है। क्या हो रहा है? सब एक दूसरे पे जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? देखो देखो एकदम सेम सेम, तो विभवांतर क्या होगा? सेम, लेकिन ये सेम सेम जुड़ा हुआ है, ये लाइन में जुड़ा हुआ है, एक करवा दिए, एक करवा दिए, ठीक, समझ में आ रहा है ना? तो इसका विभवांतर अलग होगा, लेकिन ये जब लगातार जुड़ा हुआ है ऐसे, तब ऊपर ऊपर करके ऐसे, मतलब ऐसे समांतर समांतर में क्या हो रहा है? समांतर में, इस समांतर में नहीं जुड़ा हुआ है, समांतर एक लाइन में जुड़ा हुआ है, हम सीधे ये समांतर में हो रहा है, एक कर ऊपर ये, एक कर ऊपर ये, समझ में आ रहा है ना? तो इसका विभवांतर क्या होगा? सेम होगा, परंतु प्रतिरोधों के मान के अनुसार उसमें भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होगा। याद रखना, जैसे देखो ध्यान देना, अब क्या हुआ, इसका विभवांतर क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि सब एक समान जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर जुड़ा हुआ है। लेकिन सोचो कि इसका ये जो है 10 ओम के लगा हुआ, कितना? 10 ओम के, ये लगा हुआ 20 ओम के, कितना? आई बीचवा वाला लगा हुआ 50 ओम के, कितना? तो बताओ, विभवांतर तो सेम है, लेकिन ज़्यादा ही ज़्यादा ओम है, यानी ज़्यादा क्या हो रहा है? विद्युत धारा को विरोध कर रही है। तो बताओ, ये जो है R1 कितना? 10 ओम, R2 कितना? 50 ओम, R3 कितना? 20 ओम। तो बताओ सबसे ज़्यादा धारा कौन रोकेगा? 50 ओम वाला। यानी यहाँ से यहाँ जो धारा जाएगा क्या होगा? कम जाएगा या ज़्यादा? कम जाएगा ना, क्या ओम ज़्यादा है, यानी ज़्यादा रोक रहा है ना। ये 10 ओम वाला, इसमें धारा ज़्यादा प्रवेश होगा ना, बहुत तेज़ी से होगा, इसमें कम होगा, और इससे ज़्यादा इसमें कम होगा नहीं होगा। लेकिन विभवांतर सेम है, लेकिन धारा कम जाएगी, किसके अनुसार? अपना अपना किसके अनुसार? तो प्रतिरोध के अनुसार अपना अपना धारा जाएगी, भिन्न भिन्न जाएगी, समझ में रही है ना? लेकिन इसमें धारा सेम जाएगी, लेकिन एक में विभवांतर अलग अलग हो जाएगा, समझ में रहा ना? प्रतिरोध के कारण इसमें विभवांतर अलग अलग, धारा सेम, लेकिन इसमें विभवांतर सेम, लेकिन प्रतिरोध के कारण धारा अलग अलग। बात समझ में? बस यही आपका थोड़ा सा अंतर है। उसके बाद आगे चलते हैं दूसरा में, प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। जैसे अभी वाला पढ़े थे ना, प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। मैंने ये समझा दिया, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। इसमें भी होगा, प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, जो कि मैंने यहाँ भी समझा दिया था, ठीक है। आगे चलते तीसरा में चलिए, समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। यानी इसमें बोल रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध का मान, ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। समझ में आ रहा ना? यानी यहाँ पे बोल रहा है, ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, R1 R2 और R3, ठीक है। यहाँ से ऐसे है आपका ये फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है। देखो अब क्या है कि ये इसका है मान 10 ओम, कितना? इसका मान ले, इसका भी 10 ओम और इसका भी, टोटल कितना हो जाएगा? 30 ओम। तो ये बताओ 30 ओम 10 ओम से ज़्यादा है कि नहीं है? ये 30 ओम 2 ओम से ज़्यादा है कि नहीं है? ये चलो इसको मान लो 20 ओम, इसको कितना? 20, इसको मान लो 30 ओम, तो कितना हो जाएगा? 60 ओम। यही आपका दूसरा नंबर में बोल रहा है भाई कि समतुल्य प्रतिरोध का मान, यानी पूरे प्रतिरोध का मान
प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से अधिक होता है, यानी पूरे प्रतिरोध का मान एक एक प्रतिरोध के मान से अलग अलग होगा। देखो ये 60 है, 10 से ज़्यादा है कि नहीं है, 20 से ज़्यादा है कि नहीं है, 30 से ज़्यादा है कि नहीं है, यानी पूरे के मान अलग अलग मान से अधिक होगा। समझ पा रहा है ना, पूरे के मान अलग अलग। देखो ये पूरे को जोड़ दिए तो ये ज़्यादा हो गया, अब एक बराबर ही होगा। 10 ओम का बराबर 60 है, 20 ओम का बराबर 60 है, ये 30 ओम के बराबर 60, ये पूरे के बराबर है तो ज़्यादा होगा नहीं। वही बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में क्या हो रहा है कि पूरे आपका समतुल प्रतिरोध का जो मान होगा अलग अलग प्रतिरोध के मान से ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि होगा भाई, समझ में आ रहा ना। अब जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास सोचो कि ऐसे सपोर्ट है कि मेरे पास ऐसे है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास 10 पेन है, 10 पेन है, ठीक है, 10 पेन है और 10 पेन कितना है, 10 रुपया का है, कितना, तो मेरा पास कितना हो गया, 100 रुपया का पेन हो गया, ठीक है। तो 100 रुपया के पेन और एक पेन में अंतर है ना, एक पेन 10 रुपये के है और मेरे पास 100 रुपये के पेन है टोटल। समझ में, वही बात हो गया कि इसमें पूरा है भाई, इसको पूरा योग है, यानी 10 20 30 जोड़ के 60 आ गया। तो 60 के तुलना में 60 और 10 कैसे बराबर हो जाएगा, 10 छोटा है 60 ज़्यादा है। तो वही बोल रहा है कि समान प्रतिरोधों का मान समतुल प्रतिरोधों का मान, यानी समतुल मतलब पूरे प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। प्रत्येक प्रतिरोधक जो लगा हुआ R1 R2 R3 क्या प्रतिरोधक है, इसका प्रतिरोध कितना दे रहा है, R1 का प्रतिरोध कितना है 10 है, इसका प्रतिरोधक का मान कितना है 20 है, इसका प्रतिरोधक का मान कितना है 30 है। प्रतिरोधक का मतलब जो लगा हुआ है R1 R2 R3, और R1 प्रतिरोध कितना दे रहा है 10, R2 प्रतिरोध कितना दे रहा है 20, R3 प्रतिरोध कितना निकाल रहा है 30, यानी यही बोल रहे कि प्रतिरोधक के प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधक के प्रतिरोध है। तो जो पूरे जो समतुल यानी पूरे को आपने जोड़ लिया, आपने बोला समतुल प्रतिरोध का मान, जो समतुल प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। सही बात है, अपने पूरे को जोड़ लिया तो एगो से अधिक होवे करेगा, दूसरा से अधिक होवे करेगा, तीसरा से अधिक होवे करेगा, क्योंकि वो पूरे का मान है। ठीक है, ये आपका था। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है समतुल प्रतिरोध का मान, किसमें, पार्श्वक्रम या फिर समांतर क्रम में। समतुल प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से कम होता है। बात समझ में आ रही है, यानी समतुल प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से कम होता है। जैसे अभी मैंने बताया था, इसको एग्जांपल देके कि इसका था 40 था, इसका 50 था, इसका 60 था, लेकिन पूरे का कितना आया, कम आया था ना, कितना आया था, कितना 16 था इसे ना, 16 पॉइंट कुछ है। सोचो कि पहिलका के 40 से ओकरों से कम आ गया, दूसरा का 50 तो ओकरों से कम हो गया, तीसरा का 60 तो ओकरों से कम हो गया। यानी समांतर क्रम में क्या होगा कि तुम पूरे के तुम जोड़ोगे ना, उतना जो वैल्यू आएगा वो अलग अलग प्रतिरोधक के प्रतिरोध से कम ही आएगा। समझ में आ रहा ना, बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। यानी आप समझो कि श्रेणी क्रम में ये था कि पूरे के मैंने जोड़ा था तो आपका 60 आ रहा था, मान लें कि एक का 10 है, दूसरा का 20 है, R1 का 10 है, R2 का 20 है, R3 का 30 है। प्रतिरोधक का मान है, प्रतिरोध कितना है, R1 का 10, R2 का 20, R3 का 30। तो मैंने पूरे का जब जोड़ा R1 प्लस R2 प्लस R3 तो आया 60 ओम। कितना आया, 60 ओम, क्योंकि प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम, इसलिए लिख दिया 60 ओम। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है, यहाँ पे मैंने पारा ये R1 R2 और R3। एक क्या है आपका, ये है क्या, प्रतिरोधक समझ में आ रहा है, ये क्या है, प्रतिरोधक। अब प्रतिरोधक का मान कितना है, प्रतिरोध कितना है, ये मान लो 10 ओम, कितना है, ये R2 का मान है, मान लो 30 ओम, कितना, इसका मान है 40 ओम। तो हमको निकालना है RS पूरा, तो कितना फार्मूला क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3, 21 का श्रेणी क्रम के लिए। तो R1 कितना है 10 प्लस R2 कितना है 30 प्लस R3 कितना है 40। मैंने जोड़ा तो 10 से 30 40 40 40 80 ओम, 80 ओम हो गया। तो बताओ 80 ओम
ये 10 ओम से ज़्यादा है कि नहीं? 80 ओम 30 ओम से ज़्यादा है कि नहीं? 80 ओम 40 ओम से ज़्यादा है कि नहीं? यानी मैंने जब पूरे को जोड़ा तो हर एक अलग अलग आपका जो प्रतिरोधक है उसके मान से ज़्यादा है पूरे का मान। ये हुआ आपका श्रेणी क्रम में। लेकिन बोल रहा है कि पार्श्व क्रम में क्या बोल रहा है कि पार्श्व क्रम में देखो ऐसे ये था यहाँ से फिर मैंने जोड़ा, ठीक है, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, ये हो गया R1 R2 और R3। R1 का मान चल सेम रहता है, R1 का मान 10 हम ले लिए, R2 का मान कितना ले लिए 30 ओम, समझ में आ रहा ना, और R4 का मान 40 ओम। तो इसको कैसे निकालते हैं? 1 प्लस RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब इसको पूरा के जोड़े तो 1/10 प्लस 1/30 प्लस 1/40। जब इसको क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो 10 30 और 40 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा जोड़ो, अब हम आपको करके दिखाते हैं। इसको एलसीएम निकालो तो कितना आएगा, जल्दी करो, जल्दी फटाफट। क्या मतलब निकलेगा, कैसे होगा? 2 से 5 15 20 आएगा। आप किससे लगेगा? 2 से तो लगभग नहीं करेगा, 3 से नहीं लगेगा ना, आप लगेगा कितना 5 से, 1 मरतबे 3 मरतबे 4, यही नहीं आएगा। तो 5 दूनी 10 आई 30 और 30 चौको 120, 120 आया ना। 120 में 10 से भाग देंगे तो 12 प्लस इसको भाग देंगे तो 40 प्लस इसको भाग देंगे तो 30। आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 30 और 40 70 70 है 10 80 82/120। अब सोचो कि 120 को आप 82 से भागा दोगे तो कितना आएगा, 1 मरतबे 82, समझ में 8 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 11 11 में से यहाँ पे 38, फिर पॉइंट दोगे यहाँ पे 0 बैठेगा ना, यहाँ पॉइंट दोगे तो यहाँ पे 0 बैठेगा। आप कितना मरतबे लगाओगे, 8 चौके 32 यानी 4 मरतबे लग जाएगा। 8 चौके 32 यानी 4 दूनी 8 8 और 4 दूनी 8 8 चौको 32, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 5 10 10 में से 8 के 2, इसमें बच जाएगा 7 7 में से 5, इसमें खत्म। यानी आया देखो भाई, इसको पूरा कितना है 1.4 ओम, और आगे आ सकता है पॉइंट में। पूरे का कितना आया, पूरे का कितना आया 1.4, पूरे का इसमें कितना आ रहा था 80, इसका क्या है 1.4। तो बताओ 1.4 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 1.4 बड़ा है कि 30 बड़ा है? 1.4 बड़ा है कि 40 बड़ा है? 40। लेकिन ये बताओ कि 80 बड़ा है कि 10? 80 बड़ा है कि 30? 80 बड़ा है कि 40? 40। तो वही बता रहा है आपका तीसरा पॉइंट में कि पूरे को जब जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं, जब पूरे को मैंने जोड़ा तो जो योग आया वो किसके योग से बड़ा है, सब अलग अलग योग से बड़ा है। इसके 10 से अलग बड़ा है, R2 से बड़ा है, R3 से बड़ा हुआ है। लेकिन श्रेणी में यानी पार्श्व क्रम क्या बोल रहा है कि जो पूरे समतुल प्रतिरोध जो आएगा वो अलग अलग से और कम ही आएगा। ये था 10 था, लेकिन पूरे का आया कितना 1.4। ये था 30, पूरे का आया उससे भी कम, 40 था उससे भी कम आया। तो यही आपका अंतर है, बात समझ में आया होगा। अब लास्ट एक बचा हुआ है कि किसी एक प्रतिरोधक को परिपथ से हटा दिया जाए, फिर हटा दिया जाने पर बचे हुए प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान 0 हो जाएगा। अभी मैंने क्या बताया, इसको हटा दूंगा तो परिपथ में धारा प्रवाहित होगा नहीं, आगे क्या हो जाएगा 0। समझ में रहा ना। यानी वो बोल रहा है कि किसी एक प्रतिरोध को परिपथ से हटा दिया जाने पर बचे हुए प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाला धारा का मान कितना होगा 0। यानी यहाँ से कनेक्शन टूट गया तो आगे क्रम जाएगा, लाइन जाएगा नहीं जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि किसी एक प्रतिरोधक को परिपथ से हटा दिए जाने पर भी बचे हुए अन्य प्रतिरोधों से धारा प्रवाहित होती रहेगी। जैसे इसको हटा दे तो यहाँ से तो जुड़े है, ऊपर भी जुड़े है ना, यहाँ पे ऐसे जुड़ा था, इसको हटा देंगे तो ये जुड़े है, ये लगा हुआ था, बीच वाला हटा देंगे तो ये जुड़े है कि नहीं। यानी एक हटा देंगे, 2 हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये परिपथ में आगे लाइन जाएगा। लेकिन श्रेणी क्रम में से किसी को एक को हटा देंगे तो आगे नहीं जाएगा, सुन जाएगा। तो यह था आपका अंतर। उसके बाद यहाँ पे है कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक से विद्युत धारा क्या करती है, प्रवाहित होती है। देखना
मान लीजिए कि ये एक तार है, क्या है, तार, एक तार है, ठीक है। वो रहा कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाता है, यानी यहाँ से विद्युत धारा हम जोड़ेंगे, समझ रहे ना, तो ये तार में लाइन यहाँ जाएगा, तो ये तारवा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म। काहे गर्म होगा, काहे कि तारवा में विरोध कर रहा है, विरोध कर रही है, धारा को रोक रहा है ना, और वो धारा जाना चाहता है आ गया, तुम रोक रहे हो, समझ में रहा ना। कितनों भी तुम अच्छा अगर चालक लोगे, जैसे चांदी, चांदी था जो बहुत अच्छा चालक था, फिर भी उसमें विरोध हो रहा है, काम हो रहा है लेकिन हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। जैसे तुम मिश्र धातु ले लोगे, क्या ले लोगे, मिश्र धातु में क्या था, नाइक्रोम पढ़ाया था ना, नाइक्रोम क्या करता है, गर्मी हीट होने लगता है, आग बबूला होने लगता है, वो भी एक धातु है, मिश्र धातु भी क्या एक प्रकार का धातु है। वो जो है उसमें मैंने लाइन दिया तो क्या हो रहा है, गर्म होने लगा। क्यों क्यों होने लगा गर्म, क्योंकि उसमें इतना मतलब कि विरोध करने का क्षमता आ गया, इतना मतलब कि धारा को रोकने लगा, और रोकने लगा तो जो आपका धारा था वो लाल हो गया। क्या हो गया, दम लाल। धारा कारण मतलब रोकने के कारण, गुस्सा होने के कारण मतलब धारा प्रवाहित हो ही नहीं रहा है, वो जाना चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, वो जाना चाह रहा है आगे, हम जाएंगे, लेकिन वो रोक ले, नहीं जाने देगा। तो क्या होगा, वो जो आपका चालक है वो क्या हो जाएगा, बहुत हीट हो जाएगा, एकदम हीट मतलब लहलहाने लगेगा, मतलब गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और जब लाल होगा तो धारा निकलने लगेगा, यानी गर्मी, समझ में आ रहा है ना। तो वही बोल रहा है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाती है, विरोध के कारण। क्या हो रही है, विरोध के कारण, विरोध यानी प्रतिरोध के कारण गर्म हो जा रही है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहा जाता है। यानी क्या हो रहा है कि विद्युत ऊर्जा किस में बढ़ रहा है, उष्मा में, यानी हीट में, समझ रहा है ना, गर्मी में उष्मा में रूपांतरण यानी बदल जा रहा है। इसे ही बोलते हैं विद्युत धारा को उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा को उष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल जाना, समझ रहे ना, उष्मा में बदल जाना। उष्मा मतलब गर्मी, हीट। जैसे हम क्या कहते हैं, आपका ये जो होता है नाइक्रोम का तार जो लगा होता है हीटर में, और जब हीटर को लगाते हैं, ऑन करते हैं, कुछ समय बाद आग देने लगता है, तो गर्म ऐसे गर्म, यानी गर्म हो क्या है, आपका उष्मा है, हीट निकल रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो जो हीट निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। और ये हीट किसके कारण निकल रहा है, तो मैंने बताया कि विरोध यानी प्रतिरोध के कारण। क्या कारण, प्रतिरोध के कारण, क्योंकि वो विद्युत धारा को रोक रही है। अब विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रॉन जाना चाहती है आगे, अब वो रोक रही है, लगातार रोक रही है, वो लगातार जाना चाहती है, लगातार रोक रहा है, तो जिसके कारण वो जो चालक है वो गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो वो आग बबूला होने लगेगा, यानी उष्मा निकालने लगेगा। यही आपका है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। अब थोड़ा सा इसको और देखेंगे, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट बस, उसके बाद आपका ये क्लास आज के लिए समाप्त कर दिया जाएगा, और कल आपका हो जाएगा चैप्टर ख़त्म। अब परसों आपका क्वेश्चन आंसर के साथ ये चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए, एक चीज़ जो है इसमें है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा ऐसे है, देख लीजिएगा, जैसे देखिएगा, बोल रहा है किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण उसके चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि किसी चालक में जो प्रवाहित विद्युत धारा होगी, जैसे मैंने बताया कि जो तार था इसमें एक तार था, क्या हो गया, जैसी विद्युत धारा प्रवाहित हुआ ये तार क्या हो गया, गर्म हो गया ना। काहे कि इसमें क्या कर रही है, विरोध कर रही है ना, प्रतिरोध कर रही है, प्रतिरोध हो रहा है ना, यानी विद्युत धारा का क्या कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है, जिसके कारण क्या हो गया, गर्म हो गया। तो बोल रहा है किसी चालक में, यही चालक में, समझ, तार में विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित उष्मा कैसे उत्सर्जित हो रहा है, विद्युत धारा के द्वारा ना। विद्युत धारा इसमें जा रहा है लेकिन विद्युत धारा को जाने नहीं दे रहा है,
तो क्या होता है, ऊष्मा बदल जा रहा है, यानी गर्मी आ रहा है, गर्म हो जा रहा है, यानी किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण जो होगा, यानी जितना ऊष्मा निकलेगा उसके चालक का मतलब इस चालक में प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होगा। यानी जितना प्रतिरोध करेगा ना उतना ही गर्मी निकलेगा। बात समझ में आ रहा? नहीं बोल रहा है कि उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण यानी जो मान होगा किसके बराबर होगा, तो किए गए प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य का मतलब कुल काम, यानी जितना ही विरोध करेगा उतना ही ऊष्मा निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? जितना ही विरोध करेगा उतना ही ऊष्मा निकलेगा, यानी आपका क्या बोलेगा, ऊष्मा, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ऊष्मा को किससे लिखते हैं, ऐसे मत रख, ऊष्मा का ऐसे मत रख, जूल ना, जूल जे से ना, यानी हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल जे। समझ में आ रहा ना? यानी आर प्रोपोर्शनल यानी आर बराबर जे, यानी जितना ही आपका ये विरोध करेगा उतना ही आपका क्या निकलेगी, हीट होगा। समझ में, क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। समझ में आ रहा है ना? यानी वही बोल रहा है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण उसके चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध, यानी प्रतिरोध के विरुद्ध जो कर रहा है किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना? तो जितना विरोध करेगा उतना ऊष्मा निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका ये पॉइंट था। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ने वाले हम लोग विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण, यानी विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम कैसे होता है, किस तरीके से हम दर्शाते हैं, वो हम कल टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ कल एक लास्ट टॉपिक बच गया, तो पढ़ने वाले विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा क्या है। उसके बाद विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का प्रयोग मतलब किस तरीके से करते हैं। ठीक है, सुरक्षा, फ्यूज मतलब फ्यूज क्या है, विद्युत तापक क्या है, विद्युत बल्ब क्या है, ये सब चीज़ कल के क्लास में डिस्कस करने वाले। उम्मीद है कि आप सबको D25 और क्लास 4 बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए एनर्जी के साथ। और आपके पास जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।